हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड which is another method to solve a linear programming problem. Our problem is maximize z is equal to 4x1 plus 10x2 subject to the constraints are 2x1 plus x2 is less than equal to 10, 2x1 plus 5x2 is less than equal to 20 and 2x1 plus 3x2 is less than equal to 18 and non-negative constraints are x1 comma x2 is greater than equal to 0. हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम हमने जो लिया है अभी वो फिलहाल हमने मैक्सिमाइजेशन का लिया है. जब भी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होगा तो हमारे कंस्ट्रेंट्स हमेशा कैसे रहेंगे, लेस देन और इक्वल टू रहेंगे. अब किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से जब हमें सॉल्व करना होगा तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी राइट हैंड साइड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव होती तो हमें उस इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा और उसे पॉजिटिव बनाना होगा. ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी ही वैल्यूज़ कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमें यहाँ पर इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अब सेकेंड चीज़, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल टू का है. इस कंस्ट्रेंट को हमें फिर से चेंज करना है इक्वल के फॉर्म में. जब इसे इक्वल फॉर्म में चेंज करना है तो इस कंस्ट्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड में हम एक वेरिएबल को ऐड करेंगे. जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा जो लेस देन इक्वल टू का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल के फॉर्म में. अब कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स आर. हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, 2x1 प्लस x2. अब इस 2x1 प्लस x2 हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लाना है. इक्वल का साइन लाने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल स्लैक वेरिएबल s1 को हमने क्या किया, ऐड किया. जब हमने स्लैक वेरिएबल को ऐड किया तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन हमारा इक्वल में चेंज हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा 10. अब यहाँ पर जो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया है उसी स्लैक वेरिएबल को जीरो कोफिशिएंट के साथ हमें ऐड करना होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. ठीक है, अब हम सेकेंड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं. सेकेंड कंस्ट्रेंट में क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 5x2. अब यहाँ पर हम अनदर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे विच इज़ s2. इक्वल में आ गया 20. अब हमने यहाँ पर जैसे ही एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया उसी स्लैक वेरिएबल को हमें जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करना होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. थर्ड कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 3x2. यहाँ पर फिर से हम एक अनदर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे s3 इज इक्वल टू 18. जैसे ही हमने यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया उसी को हम जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. एंड हमारे यहाँ पर सारे ही वेरिएबल्स कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव. दीज ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो हमारी LPP प्रॉब्लम थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इन वैल्यूज़ को पुटअप करना है सिंप्लेक्स टेबल में. अब देखिए सिंप्लेक्स टेबल में कैसे पुट करना है. तो ये होती है हमारी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल. ठीक है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हमने से बोला, हमारा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल भी आप इसे बोल सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी. CJ जो होगा, यहाँ पर CJ जो है ये हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी वैल्यूज़ को बता रहा है. CB इज कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और बेसिक वेरिएबल्स कौन है, यहाँ पर जो हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड करे हैं दैट आर अवर बेसिक वेरिएबल्स. ठीक है, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल मतलब बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज़ हमारे पास जो आएंगी वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे एंड देन वी विल हैव टू फाइंड द मिनिमम रेशियो. अब हमें इस टेबल को कैसे फिलअप करना है मैं आपको बताती हूँ. देखिए हमारे पास जो CJ है, CJ में हमारे पास क्या क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स. देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पर 4, 10, 0, 0
एंड 0। ठीक है, ये हमने क्या किया, किसके कोफिशिएंट्स हमने पुटअप किए हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स के हमने कोफिशिएंट्स यहाँ पर पुटअप कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये बेसिक हमारे यहाँ पर क्या आएंगे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1, x2, s1, s2 एंड s3। ठीक है, x1 का कोफिशिएंट 4, x2 का 10, s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0, कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक, अब इसके बाद हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल। हमारे बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से, हमने कितने ऐड किए हैं, s1, s2 और s3। तो दीज आर आवर बेसिक वेरिएबल्स s1, s2 एंड s3। नाउ कोफिशिएंट ऑफ दीज बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या क्या है, 0, 0 एंड 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0, 0 एंड 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस s1 की इस बेसिक वेरिएबल की वैल्यू। अब अगर हम जब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर इस जगह पर अगर हम x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, मतलब जो भी हमारे x1 x2 जितने भी वेरिएबल्स हैं, मतलब दीज आर दी नॉन बेसिक वेरिएबल्स, अगर हम x1 x2 को 0 पुट कर देते, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, तो यहाँ से हमें s1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। अब यहाँ पर भी अगर हमने x1 x2 0 पुट किया तो s2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20। और अगर हमने यहाँ भी x1 x2 0 पुट किया तो s3 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 18। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई हमारी, तो ये 10, 20 एंड 18। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमें ये वाले टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल हमारी कंप्लीट होगी बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट। देखिए x1 जो है, x1 का कोफिशिएंट फर्स्ट कंस्ट्रेंट में कितना है, 2, x2 का 1, s1 के लिए 1। अब यहाँ पर s2 s3 प्रेजेंट नहीं है तो s2 s3 क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से सेकेंड कंस्ट्रेंट के लिए सेकेंड कंस्ट्रेंट में x1 का कोफिशिएंट कितना है, 2, x2 का 5, यहाँ पर s1 प्रेजेंट नहीं है तो s1 का 0, s2 1 और s3 0। ठीक है, अब देखिए थर्ड कंस्ट्रेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 3, s1 s2 एब्सेंट है, 0 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने इनिशियल टेबल में वैल्यू पुटअप कर दी बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, अब इसके आगे हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ZJ की। अभी जो ZJ है, ये ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो आपका CV वाला कॉलम है, इसका हम x1 वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए CV वाले कॉलम का x1 वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करके सम करना है, मतलब 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, कितना होगा ये, 0। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी तरह से हमें क्या करना है, x2 वाले कॉलम का भी फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3, अगेन ये क्या आ जाएगा हमारा, 0। फिर इस कॉलम का फिर से s1 वाले कॉलम में मल्टीप्लाई, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, इट विल बी अगेन 0। देन 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 plus 0 into 0, it will be again 0. Then 0 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 1, it will be again 0. तो हमारी जो भी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आएगी उसमें हमेशा ही हमारे ZJ की वैल्यूज कैसी आएंगी, 0। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्टिमिलिटी कंडीशंस चेक करनी है। और ऑप्टिमिलिटी कंडीशंस कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग CJ माइनस ZJ। और ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या होती है, ऑल दी CJ माइनस ZJ शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी अगर हमारे CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0 होंगी, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा। देखिए CJ माइनस ZJ, CJ की वैल्यू कितनी है, 4, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज 4, देन इन हियर इट इज 10, 10 माइनस 0 इट इज 10, देन 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 इट इज अगेन 0 एंड 0 माइनस 0 इट इज अगेन 0। अब देखिए क्या हमारे CJ माइनस ZJ की वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0 आ रही है,
नहीं आ रही है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन एक नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी। अब नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमें ये मिनिमम रेशो और की एलिमेंट फाइंड करना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो Cj माइनस Zj आपने फाइंड आउट किया है, इसमें आपको देखना है मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 10। तो ये जो 10 जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिस भी हमें कॉलम में मिलेगा, वो कॉलम कौन सा हो गया, हमारा की कॉलम। ठीक है, तो हमारा की कॉलम कौन हो गया, x2 कॉलम जो हो गया हमारा, वो की कॉलम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये मिनिमम रेशो फाइंड करना है। मिनिमम रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक वेरिएबल की वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे की कॉलम से। देखिए बेसिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 10। इस 10 को डिवाइड करना है की कॉलम की वैल्यू से, 10 डिवाइड बाय 1 इट इज 1। देन फिर नेक्स्ट क्या है, 20 को डिवाइड करना है की कॉलम की वैल्यू से, 20 डिवाइड बाय 5 इट इज 4। देन अगेन नेक्स्ट की कॉलम की वैल्यू है 18 को डिवाइड करना है 3 से, यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, क्या किया हमने, जो हमारे बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज थी, ये जो बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज थे, इन वैल्यूज को हमने की कॉलम की वैल्यूज से डिवाइड कर दिया। अब की कॉलम फाइंड करने के लिए हमने मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखी थी, अब यहाँ पर हमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। देखिए इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4। तो ये आपका हो जाएगा की रो। ठीक है, अब आपका की रो कौन सा हो गया, S2 वाला। ठीक, अब की कॉलम आपको जहां से मिलता है तो उस पर जो वेरिएबल है, मतलब आपका कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, x2। तो x2 जो होगा वो आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा और आपका आउटगोइंग वेरिएबल कौन होगा, S2। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पर आपको जो एलिमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5। तो आपका की एलिमेंट कौन हो गया, 5। ठीक है, की एलिमेंट क्या हो गया आपका 5। की कॉलम इज x2 एंड की रो इज S2। तो यहाँ पर हमारी ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसीलिए अब हमें इस प्रॉब्लम को फिर से आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए आपके कॉलम्स जो रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे। यहाँ पर Cj जो रहेगा वो भी आपका सेम रहेगा, इट विल बी 4, 10, 0, 0 एंड 0। आपके यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x1, x2, s1, s2 एंड s3। अब देखिए यहाँ पर चेंज कहाँ आएगा, बेसिक वेरिएबल में। बेसिक वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, आपका यहाँ पर इनकमिंग वेरिएबल कौन था, x2 इज इनकमिंग वेरिएबल एंड s2 इज आउटगोइंग वेरिएबल। मतलब आपका जो x2 है ये आपका इनकमिंग वेरिएबल है, मतलब ये एंटर करेगा और x2 क्या करेगा, बाहर जाएगा। मतलब आपको x2 को कहाँ एंटर करना है, अब S2 की प्लेस पर। तो यहाँ पर आपका S1 एज इट इज रहेगा, S2 की प्लेस पर क्या आ जाएगा, x2 एंड S3 विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने CB में क्या किया था, इन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देखिए S1 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितनी है, 0, x2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 10 और S3 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0। ठीक, इसके बाद ये जो हमारी टेबल है, अब इससे हमें क्या करना है, अभी हमने प्रीवियस टेबल में क्या फाइंड किया था, की एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, कुछ रो ऑपरेशंस का यूज करके इस की एलिमेंट को 1 बनाना है और इस की कॉलम की बाकी वैल्यूज को 0 बनाना है। क्या करना है आपको, की एलिमेंट को 1 बनाना है और इसकी बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसकी कॉलम में, मतलब जो 1 और 3 है उसको आपको 0 बनाना है इस टेबल में। अब वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉलम को 1 बनाना है। जब भी आपको की कॉलम को 1 बनाना है तो की कॉलम को 1 बनाने के लिए आप हमेशा ही क्या यूज़ करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि वो 1 बन जाएगा, तो हमें पता है अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम इस टेबल को दे देते हैं कि ये हमारी ओल्ड टेबल है एंड दिस वन आवर न्यू टेबल। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो 3 रो हैं इनको हमने दे दिया नाम R1 ओल्ड, R2 ओल्ड और R3
ओल्ड। अब यहाँ पर हमारी जो 3 न्यू रो बन रही हैं उसको दे दिया हमने R1 न्यू, R2 न्यू एंड R3 न्यू। ठीक है, अब देखिए हमें अब क्या करना है, हम क्या बोल रहे हैं, इस वाली रो को हम किससे डिवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। हमें इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। अब इस पूरे को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या है, हम लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, 5, 0, 1, 0 एंड 20। ये हमारी वैल्यूज़ थी इस रो की। अब हमने क्या किया, इस रो की सारी वैल्यूज़ को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। हमने इसको डिवाइड किया 5 से, इट इज़ डिवाइड बाई 5, इट इज़ डिवाइडेड बाई 5, इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 5। तो हमें क्या मिलेगा, 2/5, 1, 0, 1/5, 0 एंड 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, R2 न्यू रो की। तो R2 न्यू रो में हम क्या क्या पुटअप कर देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए अब R2 न्यू रो में हमने यहाँ पर लिख देंगे 2/5, फिर क्या आ रहा है हमारे पास 1, 0, 1/5, 0 और वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 4। तो ये हमारी कौन सी रो बन गई, R2 न्यू रो। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमारे ये जो की एलिमेंट है इसको तो हमने 1 कर दिया। अब इसके बाद जो की कॉलम में जो बाकी वैल्यूज़ है हमें इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग R2 न्यू। जो हमने न्यू रो बनाई है उसका हमें यूज़ करना है और हमें R1 न्यू रो बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें R1 न्यू रो बनानी है। ठीक है, R1 न्यू रो बनाने के लिए हम यूज़ किसका करेंगे, R2 न्यू रो का, और साथ में हमारे पास क्या है, R1 ओल्ड। देखिए अब R1 ओल्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। ओके, और अगर इसी प्लेस पर अगर हम R2 न्यू में देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 0। मतलब अगर हम R1 ओल्ड को R2 न्यू में से अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो R1 ओल्ड के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, 2, 1, 1, 0, 0 एंड 10। ठीक है, इसमें से हमें किसको माइनस करना है, R2 न्यू। हमारी R2 न्यू क्या थी, 2/5, 1, 0, 1/5, 0 और 4। हमने क्या किया, इस सब को माइनस कर दिया। 2 - 2/5 क्या कराएगा, 2 - 2/5 इट इज़ 5 2 ज़ा 10, 10 - 2 इट इज़ 8/5, 1 - 1 इट इज़ 0, 1 - 0 it is 1, 0 - 1/5 it is -1/5, it is 0 and it is 6। तो ये हमें कौन सी रो मिल गई, R1 न्यू। हम इसे कहाँ पुट कर देंगे, R1 न्यू में। तो हमें R1 न्यू में क्या क्या मिल रहा है, 8/5, 0, 1, -1/5, 0 एंड बेसिक वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक, ये हमारी कौन सी रो बन गई, फर्स्ट वाली न्यू। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, R3 न्यू रो बनानी है। अब R3 न्यू रो बनाने के लिए देखिए अब हमें क्या करेंगे, क्या बनाना है हमें, R3 न्यू रो। और R3 न्यू बनाने के लिए भी फिर से हमें यूज़ किसका करना है, R2 न्यू रो, जो हमारी की कॉलम की एलिमेंट की रो थी उसी रो का यूज़ करना है, और साथ में हम यूज़ करेंगे R3 ओल्ड का। देखिए अब अगर हम R3 ओल्ड की बात करें तो R3 ओल्ड में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3। ठीक है, और R2 न्यू में तो यहाँ पर कितना है, 1। मतलब R3 ओल्ड में हमारे पास है 3 और R2 न्यू में हमारे पास है 1। अब 3 में से 1 माइनस करते हैं तब तो क्या आएगा, 2। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 3 - 3। मतलब अगर अब इस 1 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूँ तो ये इतना हो जाता है 0। मतलब R3 ओल्ड माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 3 × R2 न्यू। तो हमारा 3 - 3 क्या हो जाता है, 0। अब देखिए R3 ओल्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो R3 ओल्ड में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ थी, 2, 3, 0, 0, 1 एंड 18। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है हमें, 3 × R2 न्यू। R2 न्यू हमारी ये थी। ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2/5, 3 × 1, 3 × 0, 3 × 1/5, 3
इंटू 0 एंड 3 इंटू 4. ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 डिवाइड बाई 5, इट इज़ 3, इट इज़ 0, इट इज़ 3 बाई 5, इट इज़ 0 एंड इट इज़ 12. अब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है. 2 माइनस 6 बाई 5, 2 माइनस 6 बाई 5 किया तो कितना आ जाता है, ये 5 2 10, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, इट इज़ 4 बाई 5. यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4 बाई 5. 3 माइनस 3, इट इज़ 0, 0 माइनस 0, इट इज़ 0, 0 माइनस 3 बाई 5, इट इज़ माइनस 3 बाई 5, 1 माइनस 0, इट इज़ 1 एंड 18 माइनस 12, इट इज़ 6. ठीक, तो हमारे पास जो R3 न्यू की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या आ गई, 4 बाई 5, 0, 0, माइनस 3 बाई 5, 1 और 6. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें फिर से, अब हमें फिर से फाइंड आउट करना है ZZ. अब ZZ फाइंड करने की प्रोसेस फिर से सेम है. आपको CB वाले कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है. 0 इंटू 8 बाई 5, इट इज़ 0, 10 इंटू 2 बाई 5. ठीक है, आपको क्या करना है, 0 इंटू 8 बाई 5 प्लस 10 इंटू 2 बाई 5 प्लस 0 इंटू 4 बाई 5. मतलब क्या होगा आपका 10 इंटू 2 बाई 5, और 10 इंटू 2 बाई 5 करोगे तो आपका कितना आता है, ये 20 डिवाइड बाई 5, मतलब यहाँ पर आपको मिल गया 4. ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट के लिए 0 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, यहाँ पर आपको कितना मिला, 10. देन 0 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, इट इज़ 0. नेक्स्ट वन इज 0 इंटू माइनस 1 बाई 5 प्लस 10 इंटू 1 बाई 5 प्लस 0 इंटू माइनस 3 बाई 5. तो क्या आएगा आपका 10 इंटू 1 बाई 5, 10 इंटू 1 बाई 5, इट इज़ 2. Then 0 into 0 plus 10 into 0 plus 0 into 1, it is 0. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्टिबिलिटी कंडीशंस चेक करनी है. CJ माइनस ZJ, 4 माइनस 4, इट इज़ 0, 10 माइनस 10, इट इज़ 0, 0 माइनस 0, इट इज़ अगेन 0, 0 माइनस 2, इट इज़ माइनस 2 एंड 0 माइनस 2, इट इज़ 0. नाउ यू कैन सी ऑल द CJ माइनस ZJ हमारे कैसे आ गए हैं, या तो वो 0 है या फिर वो नेगेटिव है. मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो सॉल्यूशन है, अब वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें जब मिल गया है तो हमें वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, देखिए यहाँ पर आपके पास S1 आ रहा है, X2 आ रहा है और S3 आ रहा है. और X2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4. तो आपके पास यहाँ पर X2 की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है. तो X2 इज इक्वल टू 4 एंड X1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर X1 प्रेजेंट नहीं है. तो आपकी X2 की वैल्यू 4 होगी और X1 की वैल्यू 0 होगी. और जब X2 की वैल्यू 4 और X1 की वैल्यू 0 होगी तो आपका मैक्सिमाइज Z, आपका Z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था हमारा, 4x1 प्लस 10x2. यहाँ पर जब हम x1 और x2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40. तो when x1 is equal to 0 and x2 is equal to 4, तो हमारा z मैक्सिमम होगा एंड विच विल बी 40. अब अगर इन केस अगर ऐसा हुआ होता कि हमारा जो CJ माइनस ZJ है, अगर यहाँ पर भी हमारी कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो जो भी हमने प्रोसेस किया है ये प्रोसेस हमारा फिर से रिवाइज होगा. लेकिन अगली टेबल के लिए ये जो सेकंड सिंप्लेक्स है ये हमारा ओल्ड टेबल हो जाएगा और अगला टेबल हमारा न्यू टेबल होगा. ओके, थैंक यू.